हेलो स्टूडेंट, पॉलिटी की रिवीजन श्रृंखला में आपका स्वागत है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक आता है संघ राज्य क्षेत्र और अधिकरण। आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में और अधिकरण के बारे में पढ़ेंगे। संघ राज्य क्षेत्र में के अंतर्गत पढ़ेंगे क्या संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन रहा है, संघ राज्य क्षेत्रों में क्या विधानमंडल है और दिल्ली के लिए क्या विशेष उपबंध दिए गए हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और अधिकरण के संदर्भ में भी विस्तृत में चर्चा करेंगे। अब पढ़ते हैं, सबसे पहले संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं कि संघ राज्य क्षेत्रों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में भी अंतर है। मतलब संघ राज्य क्षेत्रों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में भी अंतर होता है और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश तो संघ राज्य क्षेत्र होता ही है, पर यह जरूरी नहीं कि हर संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश हो। तो क्या बताया गया है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश तो संघ राज्य क्षेत्र होता ही है, पर यह जरूरी नहीं होता है कि हर संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश भी होता है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी और दिल्ली तीन ऐसे राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, जिनके पास अपने विधानमंडल और अपनी सरकारें हैं। तो कौन है वर्तमान में? तीन ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनकी अपनी विधानमंडल और अपनी सरकारें हैं। जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी और दिल्ली आते हैं। अब संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को अनुच्छेद 239(1) में कहा गया है कि जब तक संसद इस संबंध में कोई विधि न बनाए तब तक राष्ट्रपति ही प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन चलाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि संसद इस संबंध में कोई विधि ना बनाए तब तक राष्ट्रपति ही प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन चलाएगा। और राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह संघ राज्य क्षेत्र के लिए किसी व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त कर सके तथा जितनी मात्रा तक वह ठीक समझे उसके माध्यम से उस क्षेत्र का प्रशासन करे, यह राष्ट्रपति के संदर्भ में। और अनुच्छेद 239 का क्लॉज 2 कहता है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। तो आर्टिकल 239(1) में कहा गया है कि जब तक संसद से इस संबंध में कोई विधि न बनाए तब तक राष्ट्रपति ही प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन चलाएगा। और अनुच्छेद 239 का क्लॉज 2 कहता है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी भी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक नियुक्त कर सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 241 में कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया और इसके तहत संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। यह संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। अब पढ़ते हैं संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल। संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल के संदर्भ में 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा अनुच्छेद 239 का क्लॉज का शामिल किया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अधिकार दिया गया था कि वह विधि द्वारा उस राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए पूर्णतः निर्वाचित अथवा अंशतः निर्वाचित व अंशतः मनोनीत निकाय का सृजन करेगी। तो इसमें क्या कहा गया है कि वह राज्य क्षेत्र में विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए पूर्णतः निर्वाचित अथवा अंशतः निर्वाचित अंशतः मनोनीत निकाय का सृजन कर सकेगी। दूसरा आता है उसके अंतर्गत कि उस राज्य क्षेत्र के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन कर सकेगी या विधानमंडल या मंत्रिपरिषद दोनों का सृजन कर सकेगी। यह इसके संदर्भ में संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संघ राज्य क्षेत्र के शासन अधिनियम 1963 पारित किया और जिसके तहत पांडिचेरी उस समय के प्राय सभी संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषद प्रावधान किया गया, जिनमें हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा भी शामिल थे। और आगे चलकर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा राज्य बन गए और उन्हें अनुच्छेद 239 के एक के से हटा दिया गया। तो ऐसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा राज्य बन गए और उन्हें अनुच्छेद 239 के तहत हटा दिया गया। अब पुदुचेरी के अलावा दिल्ली में भी अपना विधानमंडल और सरकारें हैं, किंतु उसका संबंध 69वें संविधान संशोधन द्वारा अलग से जोड़े गए अनुच्छेद 239 का तथा 239 खा से है। और 239 के अंतर्गत 27वें संशोधन 1971 के संबंध में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से है। और अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की शक्ति दी गई है और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति उन क्षेत्रों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनिमय बना सकता है। अब दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान के संदर्भ में आता है कि 1952 में पहली बार दिल्ली की विधानसभा स्थापित की गई थी। इसका आधार भाग के राज्यों की शासन अधिनियम 1951 का था। 4 वर्ष बाद 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के लिए दिल्ली की विधानसभा का उन्मूलन कर दिया गया था और 1963 के अधिनियम में प्राय सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानसभा का प्रावधान करता है, किंतु दिल्ली के लिए नहीं करता है।
अब दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए सरकारी समिति का गठन किया गया, जो आगे चलकर बालकृष्णन समिति कहलाई। यह इसके संदर्भ में है, जिसमें समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत संविधान में अनुच्छेद 239 काका और 239 काखा शामिल करके इसमें दिल्ली से संबंधित नए प्रावधान किए गए और यह संशोधन 1 फरवरी 1992 से लागू हुआ। और इसके साथ ही संसद ने अनुच्छेद 239 के काका के प्रावधान के अनुसार अनुसरण करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 भी पारित किया और वर्तमान में दिल्ली का प्रशासन इसी अधिनियम के तहत अनुच्छेद 239 का अनुच्छेद 239 का खा और अनुच्छेद 239 खा में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार चलाया जाता है। अब दिल्ली की वर्तमान प्रशासनिक ढांचा कैसा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाएगा, यह कहा गया, और दिल्ली के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक और उसका उपराज्यपाल कहलाएगा। विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या तथा निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार किया जाएगा और संसद ने अभी यह संख्या 70 निर्धारित की हुई है। दिल्ली में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की उपस्थिति भी नहीं है। और शेष राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 15% है हो सकती है, किंतु दिल्ली सरकार के मामलों में इसकी सीमा 10% है। तो यह संख्या पूछी जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा, पर मुख्यमंत्री की सलाह से, और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। यह दिल्ली का वर्तमान प्रशासनिक ढांचा है। अब संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तुलना संबंधित तालिका से करते हैं, जिसमें आता है संघ राज्य क्षेत्र में पहला आता है अंडमान और निकोबार। वहाँ पर विधायिका नहीं है, कार्यपालिका में उपराज्यपाल है और न्यायपालिका में कलकत्ता उच्च न्यायालय में इसका के अधीन ही है। अंडमान निकोबार का जो हाई कोर्ट है वह है। चंडीगढ़ में प्रशासक के मुख्य आयुक्त नियुक्त होते हैं, जो कार्यपालिका प्रमुख होता है, और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन चंडीगढ़ आता है। दादर एवं नागर हवेली का प्रशासक कार्यपालिका होती है और कार्यपालिका का प्रशासक होता है और बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन आता है। दमन एवं दीव में भी प्रशासक होते हैं, जो बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। दिल्ली में विधानसभा है, जो उसके अंतर्गत उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं उसकी कार्यपालिका में, और दिल्ली उच्च न्यायालय का ही अपना ही एक न्यायालय है। और लक्षद्वीप के संदर्भ में लक्षद्वीप में प्रशासक कार्यपालिका का प्रमुख होता है और यह केंद्रीय उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। पुदुचेरी में विधानसभा है, जिसमें उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है और यह मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन आता है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, जो उपराज्यपाल भी है, मुख्यमंत्री भी है, मंत्रिपरिषद है, जहाँ जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। और लद्दाख में उपराज्यपाल का एक कार्यपालिका प्रमुख होता है, जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है आता है। अब आता है संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में देखते हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में राज्य में होता है कि यह केंद्र के साथ एक संघात्मक संबंध होता है और संघ राज्य क्षेत्र में केंद्र के साथ एक एकात्मक संबंध होता है। राज्यों में केंद्र के साथ शक्ति में हिस्सेदारी होती है और संघ राज्य क्षेत्र में यह केंद्र के अधीन होती है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की लगभग शक्ति पूरी शक्ति होती है और संघ राज्य क्षेत्र में सिर्फ दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर को राज्य सूची के अधिकांश विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, पर वह भी पूरी तरह से संसद के नियंत्रण के अधीन होती है। राज्य में कार्यपालिका के प्रमुख कार्यपालक कहलाते हैं और संघ राज्य क्षेत्र में कार्यपालिका के प्रमुख अलग अलग पदनामों से जाने जाते हैं, जिन्हें प्रशासक, उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और इसमें प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है। और राज्यों में सभी राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था में समरूपता होती है और संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था में समरूपता नहीं होती है। यह संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में है। यहाँ पर हमारे ये टॉपिक फिनिश होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, अधिकरण के बारे में। अधिकरण को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। इसमें आता है अधिकरण या न्यायाधिकरण न्यायालयों से मिलते जुलते निकाय होते हैं, जिसमें न्याय निर्णयन करते हैं, उसे अधिकरण के अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः अधिकरण को किसी विशेष विभाग से या जुड़ी शिकायतों तथा अर्ध न्यायिक विवादों से समाधान करने के लिए बनाए जाते हैं। और सभी न्यायालय अधिकरण होते हैं, क्योंकि उनके पास अधिकरणों को प्राप्त सभी शक्तियाँ होती हैं, किंतु सभी अधिकरण न्यायालय नहीं होते। जिस तरह से संघ राज्य क्षेत्रों में कहा गया था, उसी तरीके से इसमें भी कहा गया है कि सभी न्यायालय अधिकरण होते हैं, क्योंकि उनके पास अधिकरणों को प्राप्त सभी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन सभी अधिकरण न्यायालय नहीं होते हैं। वे न्यायालय में कितने नज़दीक हैं यह अधिनियम से तय होता है और जिसके तहत उनका निर्माण किया जाता है।
संवैधानिक प्रावधानों में आता है कि मूल संविधान में अधिकरणों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में अधिकरण नाम का एक नया भाग 14 का जोड़ा गया और जिसमें अनुच्छेद 323 का और 323 खा शामिल किए गए, जिसमें अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरणों से हो, जबकि 323 खा का संबंध अन्य विषयों से संबंधित अधिकरणों से है। अब पढ़ते हैं प्रशासनिक अधिकरण के बारे में। प्रशासनिक अधिकरण 323 का को संसद को यह अधिकार देता है कि वह विधि द्वारा केंद्र, राज्य या स्थानीय निकायों, सरकारी निगमों आदि से जुड़ी लोक सेवाओं, पदों की भर्ती, सेवा शर्तों आदि के संबंध में उठने वाले विवादों व शिकायतों के न्याय निर्णय व उच्चारण के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की व्यवस्था कर सकेंगे। और अनुच्छेद 323 का कहता है कि यह प्रशासनिक अधिकरणों के संबंध में कुछ और बातों को स्पष्ट करता है, जैसे संघ के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण तथा प्रत्येक राज्य के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक पृथक प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की जा सकेगी। और संसद प्रत्येक अधिकरण की अधिकारिता निश्चित कर सकेगी, जिसमें अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी शामिल हो सकती है। अधिकरणों द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें साक्ष्य के नियम भी शामिल है, का उपबंध संसद द्वारा किया जा सकेगा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से जुड़े मामले देखता है और प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से गठन से संबंधित आदेशों को मिलाकर पढ़ें तो इससे निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, जिसमें पहली आती है कि इसके अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं तथा सेवा के सिविल पद शामिल होते हैं और निम्नलिखित लोक सेवकों पर इसकी अधिकारिता लागू नहीं होती है। सेनाओं या सशस्त्र बलों के वे सदस्य होते हैं जो सैन्य कार्य करते हैं। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के अधिकारी व कर्मचारी होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सचिवालय के कर्मचारी होते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण एक बहुसदस्यीय निकाय होता है जो अधिनियम के तहत व्यवस्था की गई थी कि इसमें एक अध्यक्ष या एक या अधिक उपाध्यक्ष या उतने ही न्यायिक व प्रशासनिक सदस्य होंगे जिनके सरकार वह उचित समझे, तथा प्रधान पीठ के अलावा अन्य पीठों के पर कम से कम एक न्यायिक व प्रशासनिक सदस्य अवश्य होना चाहिए और न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के अनुसार ही किए जाने का प्रावधान है। और सभी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष 65 वर्ष तथा अन्य सदस्य 62 वर्ष की आयु तक ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं, चाहे उनका 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। कार्यकाल के संदर्भ में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य अपने पद से इस्तीफा देना चाहें तो राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र के माध्यम से दे सकते हैं, और यदि उन पर कदाचार या असमर्थता का आरोप लगता है तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा इसका परीक्षण किया जाएगा, जिसमें उन्हें सुनवाई का युक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। और यदि आरोप सही साबित होते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें पद से हटाने का आदेश देगा। सदस्यों को हटाए जाने की प्रक्रिया संसद द्वारा विधि बनाकर सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान किया गया। वर्तमान में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की कुल 17 पीठें हैं, जिसमें प्रधान पीठ दिल्ली में और 16 अन्य पीठें देश के अन्य भागों में भी कार्य करती हैं। इसी तरह अनुच्छेद 323 खा के द्वारा संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों को अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार उन विषयों से संबंधित अधिकरण गठित करने की शक्ति दी गई है जिन पर उन्हें विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, और इस अनुच्छेद में शामिल निम्नलिखित विषयों के संबंध में अधिकरण बनाए जा सकते हैं, जिसमें पहला आता है कि कर लगाना, उनका अनुमान करने तथा कर राजस्व एकत्र करने से जुड़े मामले, विदेशी मुद्रा आयात निर्यात से जुड़े मामले, औद्योगिक तथा श्रम संबंधी विवाद, भूमि सुधार से जुड़े कुछ विषय, नगर संपत्ति के अधिकतम सीमा से जुड़े विषय, संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े विवाद, जिन खाद्य पदार्थों को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है उनके उत्पादन, वितरण, आपूर्ति तथा कीमत निश्चित नियंत्रण से जुड़े विवाद, और मकान मालिकों और किराएदारों के आपसी विवाद से संबंध इसमें दिया गया है अनुच्छेद 323 खा के अंतर्गत। अब 323 खा और 323 का में क्या अंतर है तो अंतर देख लेते हैं। अनुच्छेद 323 का में सिर्फ संसद की अधिनियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है, और जबकि अनुच्छेद 323 खा के अधीन संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का भी अपनी अधिकारिता के भीतर अधिनियम पारित करने के अधिकरण बना सकते हैं। अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत सिर्फ लोक सेवकों की भर्ती व सेवा शर्तों से जुड़े मामलों के अधिकरण बनाया जा सकता है, जबकि 323 खा में कुछ अन्य मामलों से जुड़े अधिकरण बनाए जा सकते हैं। अब पढ़ते हैं न्यायपालिका में नवाचार के संदर्भ में। नवाचार के संदर्भ में लोक अदालत और दलीलें या सौदेबाजी और सेना न्यायालय कोर्ट मार्शल आते हैं, जिसमें लोक अदालत के अंतर्गत आता है कि लोक अदालतों की व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लागू की गई थी। इस अधिनियम के तहत ऐसी अदालतें तालुका, जिला या राज्य स्तर के अलावा उच्च या सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा भी आयोजित किए जाने का प्रावधान किया गया था, जो आगे चलकर 2002 में इस अधिनियम के संशोधन करके स्थायी लोक अदालत का प्रावधान भी करता है। और लोक अदालत एक अर्थ में छद्म या प्रतीक अदालतें होती हैं जो पारंपरिक अदालतों से भिन्न तरीके से काम करती हैं, और ऐसी अदालतों की अध्यक्षता एक न्यायाधीश के द्वारा की जाती है तथा आमतौर पर इसमें 2 अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, जो एक वकील और दूसरा कोई सामाजिक कार्यकर्ता होता है, और इन अदालतों में कोई न्यायालय शुल्क नहीं लगता है।
इनमें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के नियमों के मानने की बाध्यता भी नहीं है और दोनों पक्ष न्यायाधीश से सीधी बातचीत भी कर सकते हैं। लोक अदालत में सिविल प्रकृति के लगभग सारे विवाद जैसे विवाह संबंधी, भूमि संबंधी, संपत्ति के बंटवारे से जुड़े विवाद और श्रम विवाद आदि लाए जा सकते हैं। यदि कोई आपराधिक मामला समन्वय प्रकृति का है तो इसमें लाया जा सकता है और समन्वय आपराधिक मामले वे होते हैं जिनमें दोनों पक्षों के समझौते द्वारा निपटाए जाने की अनुमति दी गई होती है और इसमें लोक अदालतों के निर्णयों के खिलाफ किसी अपील का प्रावधान नहीं है क्योंकि इसमें निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से होता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। अब दलील या सौदेबाजी या प्ली बार्गेनिंग के संदर्भ में दलील या सौदेबाजी का अर्थ उस समझौते से होता है जिसके तहत किसी आपराधिक मामले का अभियुक्त इस शर्त पर अपना अपराध कबूल कर लेता है कि उसे निर्धारित से कम सजा दी जाएगी और यह समझौता बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के मध्य होता है और इस समझौते के आधार पर दोनों पक्ष अदालत में अपनी अपनी बात रख सकते हैं। इस प्रक्रिया का मूल उद्देश्य मुकदमे की लंबी कार्यवाही से बचना तथा अदालत पर दोनों पक्षों के समय, धन तथा श्रम की बचत करना होता है। भारत में प्ली बार्गेनिंग की व्यवस्था केवल उन मामलों पर लागू होती है जिनमें अधिकतम 7 वर्षों का कारावास का प्रावधान किया गया। अब सेना न्यायालय या कोर्ट मार्शल के संदर्भ में कोर्ट मार्शल एक प्रकार का कोर्ट होता है जो सैनिक अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनाया जाता है और ऐसे न्यायालयों में सेना के वरिष्ठ न्यायाधीश अधिकारी ही न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं और इस व्यवस्था का उद्देश्य सेना को बाहरी हस्तक्षेप से दूर रखकर अनुशासन सुनिश्चित किया जाना होता है और यह व्यवस्था थल सेना अधिनियम 1950 और वायु सेना अधिनियम 1950 तथा नौ सेना अधिनियम 1957 के तहत कार्य करती है। यहाँ पर अधिकरण से संबंधित टॉपिक हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।